नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम आवास में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। सीएम के गेस्ट हाउस में शिफ्ट होने की खबर अफवाह निकली है। ये खबर कुछ मीडिया हाउस में चलाई जा रही थी, लेकिन ये खबर अफवाह निकली है। अपर मुख्य सचिव ने खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल आज सुबह सीएम की रिश्तेदार जो भतीजी हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकली थी, जिसके बाद से कुछ मीडिया हाउस ने सीएम के गेस्ट हाउस में शिफ्ट होने की खबर चलाई थी, लेकिन ये खबर अफवाह निकली है और इस खबर को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। सीएम हाउस में ही नीतीश कुमार रहेंगे। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, दिन भर खबर चली, तेजस्वी यादव ने भी हमला किया और अब जाकर सिरे से खारिज किया जा रहा है। आखिर वो खबरें क्या सिर्फ अफवाह के तौर पर या कहीं कुछ मीडिया हाउस ने सूत्रों के हवाले से चलाई थी, या फिर वाकई डैमेज कंट्रोल की एक कोशिश हो रही है? देखिए सुमित, निश्चित तौर पे सुबह में जब न्यूज 18 ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था कि मुख्यमंत्री की भतीजी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं और उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, उसके बाद बिहार के सियासी हलके में भी हलचल तेज हो गई थी और तमाम जो मीडिया हाउसेस थे उनकी भी हलचल तेज हो गई थी और उसके बाद तमाम चैनलों हो या फिर होटल उन्होंने इस खबर को फॉलो किया। लेकिन दूसरी बात की कुछ चैनलों ने चलाया कि मुख्यमंत्री प्रिकॉशन के तौर पे गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि खबर गलत थी। गेस्ट हाउस को तैयार किया जा रहा है, प्रिकॉशन के लिए तैयार किया जा रहा है और इसके लिए नहीं कि मुख्यमंत्री वहां पर शिफ्ट करेंगे। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री आवास में कोरोना पॉजिटिव का मिलना, उसके बाद पूरा सीएम हाउस को सैनिटाइज किया गया और प्रिकॉशन के लिए बहुत लोग का जो सैंपल लिया गया तो उसका भी रिपोर्ट आना है। तो मुख्यमंत्री आवास को लेकर बेहद संवेदनशील है बिहार सरकार और उसकी पूरी कोशिश है कि सैनिटाइज करने के बाद फिर से कोई कोरोना पॉजिटिव वहां न मिले। तो एक एक कदम को फूक फूक कर रख रही है बिहार सरकार, गृह विभाग। तो उसी कड़ी में ये खबर उड़ी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चूंकि सैनिटाइजेशन किया गया था सीएम आवास को, तो शायद वहां पे शिफ्ट करेंगे गेस्ट हाउस में। जो खबर गलत निकली, निराधार निकली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास एक अन्य मार्ग नहीं रहेंगे और चूंकि अब सैनिटाइज करा दिया गया पूरा मुख्यमंत्री आवास और जिन लोग का सैंपल गया था अधिकांश का रिपोर्ट आ भी गया है, तो अगर कोई फिर से कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं तो उन्हें भर्ती कराया जा सकता है कोई भी जहां अस्पताल जहां पे उनका इलाज होता हो। तो फिलहाल ताजा खबर यही है सुमित कि मुख्यमंत्री आवास में उनकी भतीजी जब कोरोना पॉजिटिव हुई, उसके बाद हलचल तेज हुई थी। वहां पे चिकित्सकों की तैनाती भी की गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री हो तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है, उनके सुरक्षा के लिए, उनके सेहत के लिए डॉक्टरों के सुरक्षाकर्मी तमाम लोग तैनात किए जाते हैं। उसी कड़ी में डॉक्टरों की भी तैनाती की गई थी प्रोटोकॉल के तहत। और चूंकि कोरोना का मामला मिला था तो कोरोना से संबंधित जो डॉक्टर है उनकी भी नियुक्ति की गई है अस्थायी रूप से सीएम आवास में। तो इस बात की भी खबर सामने आई थी। उसके बाद ही ये रूमर उड़ा था कि मुख्यमंत्री शायद गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर सकते हैं, जो खबर सही नहीं थी। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि मुख्यमंत्री के भतीजी जब कोरोना पॉजिटिव निकली थी, उसके बाद हलचल तेज हुई थी, सैनिटाइजेशन किया गया मुख्यमंत्री आवास का। उसके बाद डॉक्टरों की एक टीम वहां पर तैनात की गई जो तकनीक से दक्ष हैं, जो कोरोना का इलाज करते हैं। तमाम तरह के डॉक्टरों को वहां पर तैनाती की गई और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। और मैं आपको अपडेट और दे दूं कि मुख्यमंत्री ने लगातार अधिकारियों के संपर्क में भी हैं। बाढ़ को लेकर भी उन्होंने निर्देश जारी किए हैं, आपदा विभाग को हो या फिर जल संसाधन विभाग को हो। तो मुख्यमंत्री पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है, लगातार वो काम कर रहे हैं और अधिकारियों के संपर्क में है। बिहार में बाढ़ की स्थिति, डॉक्टरों की टीम अभी सीएम हाउस में तैनात है। एक अलग से अस्पताल बनाने की बात कही जा रही है। देखिए, अस्पताल बनाने की बात नहीं है सुमित, चूंकि डॉक्टरों की टीम रहती है तो तमाम संसाधन सीएम हाउस में लगाए जाएंगे। जो अगर ऐसी स्थिति होती है, किसी को कोरोना पॉजिटिव निकलता है मुख्यमंत्री के परिवार में या फिर कोई ऐसे लोगों को, तो उनका तुरंत इलाज किया जा सके और अगर स्थिति बिगड़ती है तो फिर एम्स जैसे अस्पताल जहाँ पे इलाज होता है वहां पे लाया जाए। तो ये जैसा कि मैंने आपको फिर से बताया कि प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री आवास में चिकित्सकों की तैनाती होती है और चूंकि कोरोना का मामला मिला है इस वजह से भी जो एसएससी डॉक्टर हैं उनकी तैनाती मुख्यमंत्री आवास में की गई है। उसी कड़ी में इसको देखा जा रहा है और मुख्यमंत्री आवास में 6 सदस्यीय टीम को तैनात किया गया है जी, जो वहां पर अगर कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो उस पर तुरंत वो इलाज कर सकें। बहुत शुक्रिया आनंद इस जानकारी के लिए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोरोना से बचाने के लिए सीएम आवास में अब कोरोना अस्पताल खुलने जा रहा है। सीएम आवास वाले अस्पताल में वेंटिलेटर भी होगा, साथ ही 6 डॉक्टर और 3 ए ग्रेड की नर्सों की तैनाती की गई है।
सीएम आवास में खुलने वाले इस अस्पताल के लिए डॉक्टर और दूसरे उपकरण पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल से भेजे जाएंगे। पीएमसीएच के अधीक्षक विमल कारक ने इस बाबत पत्र भी जारी कर दिया है। डॉक्टरों और नर्सों की 3 पालियों में तैनाती की गई है, यानी सीएम आवास वाला अस्पताल 24 घंटे काम करेगा। हर पाली में 2 डॉक्टर और 1 नर्स तक की तैनाती रहेगी। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश का कोरोना जांच किया गया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन सीएम की भतीजी कोरोना से पॉजिटिव पाई गई हैं, जिनका इलाज पटना एम्स में चल रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग एहतियातन ये फैसला लिया है। इधर सीएम आवास में डॉक्टरों की तैनाती पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में जब कोरोना का खतरा मंडराया तो डॉक्टर और वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन यही सुविधा आम लोगों के लिए क्यों नहीं की जा रही? आप अपने लिए किए बहुत अच्छा। हम लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री का जांच हुआ तो 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाता है। क्या ये आम नागरिकों के लिए क्यों नहीं होता, गरीबों के लिए क्यों नहीं होता? तुरंत जांच हो, तुरंत रिपोर्ट हो, तुरंत उनके लिए अस्पताल की व्यवस्था कराई जाए। कितने वेंटिलेटर हैं हमारे आबादी के हिसाब से, आप बताइए, इंतज़ाम बताइए। सरकार के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री के पास 1 वेंटिलेटर आ गया सीएम हाउस में, तो ये क्रूर मजाक है जिसको बिहार के लोग सहेंगे नहीं। और इन सब के बीच बिहार में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। सीएम आवास तक कोरोना के दस्तक देने के बाद और भी कई हाई प्रोफाइल लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। पटना मेयर सीता साहू के बेटे शिशिर कुमार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में पटना मेयर पर भी कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। वहीं अब 102 नंबर एम्बुलेंस सेवा पर भी असर पड़ सकता है। कॉल सेंटर में 25 से ज्यादा स्टाफ संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में संपर्क में आए 60 से ज्यादा कर्मियों की जांच कराई जाएगी। कल सभी का सैंपल लिया जाएगा। पाटलिपुत्र कॉल सेंटर को भी सील किया जा रहा है। पटना में अब तक 1114 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल 477 केस अभी भी एक्टिव हैं। वहीं सीतामढ़ी में परिहार से बीजेपी विधायक गायत्री देवी भी कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। भोजपुर में भी डीएम ऑफिस के 18 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मुजफ्फरपुर में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह होती जा रही है। शहर का मेडिकल हब कहे जाने वाले जूरन छपरा में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लिहाजा जूरन छपरा रोड नंबर 4 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और इस क्षेत्र में सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। इस इलाके में स्थित सभी नर्सिंग होम और क्लिनिक को फिलहाल बंद कर दिया गया है। यहाँ के लगभग 2 दर्जन डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के अलावा 1 दर्जन घरों में कोरोना पॉजिटिव सदस्य पाए गए हैं। ऐसे में डीएम ने सभी घरों के सभी सदस्यों की स्क्रीनिंग का निर्देश दिया है। इसके साथ ही हर घर से 1 सदस्य का सैंपल लेकर जांच का निर्देश दिया गया है। पॉजिटिव आए हैं और उसमें लगभग 1 दर्जन लोग पॉजिटिव हैं, तो उसको हम लोगों ने रोड नंबर 4 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, बनाया है। और उसमें केवल जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं और आवश्यक सेवाएं हैं उसी के हम लोग जो है वो अलाउ करेंगे। और उसके साथ साथ प्रत्येक घर की स्क्रीनिंग हम लोग कराएंगे। हमारी मेडिकल टीम बन गई है और आज से स्क्रीनिंग भी उसका शुरू हो गया है। और उसके साथ हम लोगों का इस बार लक्ष्य है कि कंटेनमेंट जोन में प्रत्येक घर से 1 सैंपल हम लोग जरूर लें। कम से कम हमको ये पता चल जाएगा कि किसी घर में अगर है तो समय रहते हम लोगों को पता चल जाएगा। अब बात कोरोना को लेकर बनाई जा रही वैक्सीन की। भारत की 6 कंपनियां कोरोना का वैक्सीन बनाने पर काम कर रही हैं। हालांकि इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा कोवैक्सीन की है। कोवैक्सीन को बनाने का काम फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR कर रही है और 7 जुलाई यानी आज से इसके ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट भी शुरू हो गया है। ICMR ने 12 संस्थानों को वैक्सीन के ट्रायल करने के लिए चुना है। इनमें दिल्ली और पटना के एम्स भी शामिल हैं। दरअसल भारत बायोटेक को क्लिनिकल ट्रायल मिलने से पहले कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखे थे, जिसमें कंपनी ने चूहे खरगोश पर प्रयोग किया था। कंपनी और ICMR की कोशिश है कि वैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च कर दिया जाए। तो जानवरों पर ट्रायल करने के बाद अब कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होने वाला है। ICMR से ट्रायल की अनुमति मिलने के बाद पटना एम्स में भी सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। एम्स के अधीक्षक डॉक्टर CM सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि 10 जुलाई से कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया जाएगा, जिसे लेकर 5 सदस्यीय विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैयार की गई है। ट्रायल को लेकर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है और शुरुआती फेज में 100 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। पटना एम्स में हम लोग 2-3 दिन में शुरू कर देंगे वैक्सीन को। अभी कुछ लॉजिस्टिक आनी बाकी है, इस वजह से 2-3 दिन और लगेगा। जी, 2-3 दिन लग जाएगा, लेकिन क्या लग रहा है कि इसको लेकर कोई टीम गठन किए होंगे सर? हाँ, टीम गठन करिए। 5 डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पे, जिनके नेतृत्व में ये वैक्सीन ट्रायल होगा। कोरोना संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महामारी के इस दौर में सरकार जनता को भगवान भरोसे छोड़कर लाशों की ढेर पर चुनाव कराना चाहती है।
तेजस्वी ने कोरोना से जंग में सरकार पर पूरी तरह से फेल होने का आरोप लगाया। तेजस्वी के हमले से तिलमिलाए सत्ता पक्ष ने भी तेजस्वी पर पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। एक तरफ बिहार की सत्ताधारी पार्टियां विधानसभा चुनाव को लेकर वर्चुअल तैयारी में पसीने बहा रही हैं, तो विपक्ष के पसीने छूट रहे हैं, तो आरजेडी चुनाव टालने की वकालत कर रही है। आप वर्चुअल रैली कीजिए, भाजपा के लोग वर्चुअल रैली करेगा, बिहार के लोग मरते रहेंगे। लाशों के ढेर पे चुनाव करो। चुनाव किस लिए होता है? लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, लोगों की जिंदगी को बचाना, आगे ले जाना। इसलिए चुनाव होता है कि चुनाव होता है कि लाशों के ढेर पे चुनाव कराना चाहते हो, लोगों को मार करके चुनाव कराना चाहते हो। तेजस्वी यही नहीं रुके, नीतीश को खरी खोटी सुनाना नहीं भूले। अब जो सुनने में आ रहा है, अब रैली करेंगे ये लोग, एक एक हफ्ता रैली करेंगे। इन चीजों को कौन सुधारेगा? आखिर इतनी जल्दबाजी है क्यों चुनाव की? कौन सा घबराहट है? क्या मुख्यमंत्री को डर सता रहा है कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव ना हो जाए? इधर तेजस्वी के तीखे प्रहार से तिलमिलाए सत्ता पक्ष ने भी तेजस्वी पर पलटवार करने में देरी नहीं की। मैंने संवैधानिक प्रावधान है, वो क्या कर रहे थे? वो हरिकीर्तन पढ़ रहे थे क्या उस समय? जिस समय अपने पार्टी के विधायकों से और अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष से बात कर रहे थे, तो क्या बात कर रहे थे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हरिकीर्तन तो नहीं कर रहे थे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और देश की जनता सभी तत्पर है कि कोरोना को कैसे हम लोग कोरोना से निपटें, और चुनाव आयोग के एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में तेजस्वी यादव हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं, ये चुनाव आयोग का विषय है। इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और कोरोना संकट को देखते हुए बीजेपी जेडीयू चुनाव प्रचार और सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही सबसे बड़ा माध्यम मान रही हैं और उसी के हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। इस मामले में आरजेडी सत्ताधारी पार्टियों से पिछड़ती दिख रही है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। बीजेपी के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग से मिलकर अतिरिक्त बूथों को लेकर अपनी आशंका जाहिर की। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री देवेश कुमार ने निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात के बाद बताया कि निर्वाचन विभाग ने एक पंचायत में 1000 से अधिक मतदाता होने पर उप मतदान केंद्र बनाने का फैसला लिया है। बीजेपी नेताओं ने निर्वाचन पदाधिकारी से अपील की कि 1000 मतदाता से अधिक होने पर जो बूथ बनाया जाए वो उसी भवन में हो। हमारा जो कहना है कि मान लीजिए एक भवन में बूथ 1 और 2 है, दोनों में 1000 से ज़्यादा संख्या में लोग हैं, मतदाता हैं, तो हमारा आग्रह कि 1N 1A एक ही प्रेमिसेस में रहें और अगर मजबूरी हुआ दूसरी जगह ले जाना हो तो 2N 2A। आरजेडी में 30 साल तक राजनीति करने वाले संदेश से पूर्व विधायक विजेंद्र यादव ने पिछले दिनों लालू का लालटेन छोड़ने के बाद अब जेडीयू का तीर थाम लिया है। अब वो जेडीयू के तीर से शाहाबाद और भोजपुर में आरजेडी के लालटेन को फोड़ने की रणनीति पर काम करेंगे। पटना स्थित जेडीयू प्रदेश कार्यालय में जेडीयू नेता और मंत्री नीरज कुमार ने विजेंद्र यादव और उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर विजेंद्र यादव ने जहां जेडीयू में जीरो से राजनीति शुरू करने की बात कही, वहीं नीरज कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे कई वाकये सामने आएंगे। अब तो जीरो से न शुरू करेंगे, अब उस दल में देगा तो उसकी मेहरबानी होगी, लेकिन हम तो उस दल में जनता दल यूनाइटेड में जा रहे हैं जीरो से राजनीति शुरू करने की। इसलिए हमको कोई पद और टिकट से मतलब नहीं है, लेकिन हम उब गए थे, कई साथी उबे हुए हैं कि ये शाहाबाद के इलाके में विजेंद्र राव के ज्वाइनिंग के समय और पार्टी के सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, तो आज जो सामाजिक न्याय के पाखंड करने वाले लोग हैं वो बेनकाब हुए और जनता दलियों के साथ वह धारा जुड़ी है, इससे पार्टी और मजबूत होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी जोरों पर है। एक तरफ पार्टी के सभी बड़े नेता विधानसभा वार वर्चुअल रैली कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वर्चुअल तरीके से पार्टी क्षेत्रीय बैठकें भी कर रही हैं। आज इसी सिलसिले में बिहार के 9 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बैठक कर चुनाव तैयारी की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं को टास्क दिया।
वहीं बिहार बीजेपी ऑफिस में आज महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, महिला मोर्चा के अध्यक्ष लाजवंती झा समेत महिला मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहीं। प्रदेश भर की महिला मोर्चा के सदस्यों से आज वर्चुअल संवाद के जरिए प्रदेश अध्यक्ष ने बात की। विधानसभा चुनाव और कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो महिला मोर्चा की तरफ से काम किया जा रहा है, उसकी प्रदेश अध्यक्ष ने सराहना की। और बड़ी खबर, बिहार में आज आसमानी बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें सबसे अधिक बेगूसराय में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के भितराही चौर में खेत में काम करने के दौरान मां बेटी पर बिजली गिर गई, जिससे दोनों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं दूसरी घटना नावकोठी प्रखंड के जीतपुर गांव की है, जहां 12 साल के सौरभ कुमार भी घर के बाहर खेलने के दौरान बिजली की चपेट में आ गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि मौसम विभाग ने बिहार में अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। तो अगर आप इस वक्त बिहार में हैं तो अगले 4 दिनों तक आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन बिहार में भारी बारिश के आसार हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के साथ साथ मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। बिहार में भारी बारिश के आसार। गरज के साथ मूसलाधार बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार में अगले 4 दिनों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो झारखंड और आसपास के इलाकों में कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है, जिसकी वजह से बिहार में मध्यम से भारी बारिश की संभावना बन रही है। मूसलाधार बारिश के साथ साथ कई इलाकों में आसमानी बिजली भी कहर बरपा सकती है। बिहार में गरज वाले बादल और साथ में वज्रपात की भी संभावना बनी हुई है। वज्रपात को लेकर कौन कौन जिला आपको अलर्ट पर है? ये जो देख रहे हैं जहां पर रिफ्लेक्टिविटी करीब 40 से ज़्यादा आ रहा है, वो डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अलर्ट पर रखे हैं, जैसे भागलपुर, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, ये सब डिस्ट्रिक्ट वज्रपात की आशंका इसमें जताई जा रही है। बारिश और आसमानी बिजली को देखते हुए मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में अब तक सामान्य से 58% ज्यादा बारिश हो चुकी है। अगर मॉनसून ट्रफ बिहार की ओर शिफ्ट करता है तो 9 और 10 जुलाई को बिहार के उत्तरी इलाकों में भारी बारिश की संभावना बन रही है। जैसा लग रहा है जो मॉनसून ट्रफ अपने निश्चित स्थान से बिहार की ओर शिफ्ट कर रही है। अगर यही मॉनसून ट्रफ अगर नॉर्थ बिहार की ओर शिफ्ट करेगी तो अंदाज है कि 9-10 तारीख में उत्तरी बिहार के पर्वतीय क्षेत्र के नीचे वाले हिस्से में बहुत बारिश होने की संभावना है, भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। यानी अगला 4 दिन जो होगा काफी महत्वपूर्ण होगा। हाँ, बिहार के लिए महत्वपूर्ण होगा, खास कर उत्तरी बिहार के लिए। इधर गंगा समेत बिहार की तमाम नदियां उफान पर है। पटना में गंगा का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर जल संसाधन विभाग ने लोगों से नदी में न जाने की अपील की है। देखिए किस तरह से गंगा जो है उसमें जो है वो हल्के मार रही है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ ये गंगा जो है इस घाट पे खतरे के निशान से ऊपर आ चुकी है। गांधी घाट का जो लेवल है वो 48.60 होता है, लेकिन अभी बात कर ली जाए तो तकरीबन 6 मीटर पानी जो है वो आ चुकी है यहाँ पे। और लोग जो हैं अभी भी यहाँ गंगा स्नान करने आ रहे हैं। कुछ युवा जो हैं वो लगातार इस तरह से हथकलियाँ करते नज़र आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है लोगों की लापरवाही है। और जो अलर्ट शासन प्रशासन ने जारी किया है, जल संसाधन विभाग ने जारी किया है कि गंगा का जल स्तर जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए आप गंगा स्नान हो या गंगा में तैराकी है वो फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर दें, क्योंकि गंगा खतरे के निशान से लगभग ऊपर आ चुकी है। और गांधी घाट की बात कर ली जाए तो यहाँ 6 मीटर जो है वो गंगा का जल स्तर आ चुका है। एक तरफ कोरोना परवान पर है तो दूसरी तरफ नदियां उफान पर।
जाहिर है बिहार के सामने कुदरत के कहर से बचने की बड़ी चुनौती है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। और इस वक्त एक बड़ी खबर, सीएम आवास में डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति नहीं होगी, नहीं खोले जाएंगे अस्पताल। पीएमसीएच अधीक्षक ने आदेश पत्र रद्द कर दिया है। कल से सीएम हाउस में डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति होनी थी, ये एक बड़ी खबर। और सवाल ये कि दिन भर क्या ऐसा हुआ कि शाम होते होते पीएमसीएच अधीक्षक को अपना आदेश पत्र रद्द करना पड़ा, जबकि 6 डॉक्टर और 3 नर्सों की नियुक्ति होनी थी और बाकायदा एक अस्पताल नुमा सुविधा से लैस तमाम वो सुविधाएं, वेंटिलेटर और सब कुछ वहां पर तैनाती होनी थी। विमल कारक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीएमसीएच के अधीक्षक। विमल जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको अपना आदेश पत्र रद्द करना पड़ा है? ऐसा है कि जो मैंने आदेश किया था उसमें कोई भी वेंटिलेटर या कोई सामान या कोई डॉक्टर या परिचारिका वहां पर गई नहीं थी। एक हमने उसको रखा था कि अगर जरूरत पड़ेगा तो उसको मैं भेजूंगा, लेकिन आपसी म्यूचुअल हम लोग की सहमति हुई कि सीएम आवास पर किसी भी डॉक्टर और इसको क्या कहते हैं परिचारिकाओं को नहीं भेजा जाए। और हमने शाम में डिसीजन लिया कि इस आदेश को जो मैंने सुबह किया था उसको रद्द कर दिया जाए, और मैंने उसे रद्द कर दिया। नहीं तो आपने जो चिट्ठी जारी की है, मैं उसे पढ़ के पहली लाइन सुना देता हूं। अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के द्वारा दूरभाष पर दिए गए निर्देश के आलोक में कोरोना वायरस से उत्पन्न संक्रमण की रोकथाम और इसके निरोधात्मक उपाय को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर वेंटिलेटर युक्त, लिखा है आपने सर, वेंटिलेटर युक्त अस्पताल के संभावित हेतु पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना में अंतर्गत कार्यरत चिकित्सकों और नर्सों का जो परिधारिकाओं का माननीय मुख्यमंत्री आवास पर निम्नलिखित पाली में प्रतिनियुक्त किया जाता है। ये आपने लिखा है सर आदेश पत्र में? जी हाँ, लिखा है। तो सर इसमें वेंटिलेटर युक्त अस्पताल का जिक्र है, शब्द है वेंटिलेटर युक्त अस्पताल। आप कह रहे हैं ऐसा कोई अस्पताल मतलब वेंटिलेटर जानकारी रखने वाले चिकित्सकों एनेस्थेटिक का हमने वहां पर पोस्टिंग की थी। अच्छा। न कि वेंटिलेटर के साथ मैंने किसी को प्रतिनियुक्त किया था। हाँ। वेंटिलेटर तो एकदम तुरंत एक साथ नहीं जाता है। हाँ। और वेंटिलेटर मेरे पास में पटना मेडिकल कॉलेज में उसकी संख्या भी ज्यादा नहीं है, तो मैंने वेंटिलेटर नहीं भेजा था। वेंटिलेटर के जानकार को मैंने प्रतिनियुक्त किया था जो एनेस्थेटिक और एमडी मेडिसिन और जो डॉक्टर है मेडिसिन के। आपने लेकिन सर पत्र में जैसा लिखा है मैंने वही पढ़ के सुना दिया, संचालन हेतु, यानी संचालन आप वहां पर करते, ये पत्र में ऐसा आशय था। और इसी पत्र के आधार पर खबर ये चली कि वहां वेंटिलेटर युक्त अस्पताल का संचालन होगा। जो चिट्ठी हमारे पास सामने है मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों अब वापस लिया गया? क्या एहतियात की जरूरत अब नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ है कि पटना में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां मरीज को रखा जा सकता है। एम्स है, आईजीएमएस में, पीएमसीएच है, एनएमसीएच है। तो हम लोग यहीं पर उसका टोटल इलाज करेंगे। उसके लिए हम लोग संचालन करने के लिए यहाँ पर हम लोग हर संभव उपाय करेंगे। ऐसा हम लोग ने आपस में, प्रिंसिपल हैं, हम लोग हैं, टीचर हैं, एचओडी हैं, हम लोग ने आपसी माने जो है विचारोपरांत हमने ये निर्णय लिया कि अपने ही हॉस्पिटल में इलाज किया जाएगा। तो ये पत्र जो जारी आपने किया उस वक्त आपसी विचार आपने नहीं किए थे? नहीं, ऐसा है कि उस विचार को उस समय नहीं किया गया था, लेकिन बाद में हम लोगों ने सोचा कि पर्टिकुलर जगह पर भेजने से अच्छा नहीं होगा और हम लोगों ने बाद में उस आदेश को भेज दिया। चलिए सर, बहुत शुक्रिया विमल जी हमसे बात करने के लिए। हालांकि लोग इसके पीछे तमाम सियासी एंगल भी तलाशेंगे। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए थे और उन सवालों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर फिर सवाल उठने लगे। ये आदेश पत्र अब रद्द कर दिया गया है। सीएम आवास पर कोई प्रतिनियुक्ति नहीं होगी किसी भी डॉक्टरों की, किसी भी नर्सों की, कोई भी अस्पताल वहां संचालित नहीं होगा। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।